गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में बड़ा ज़रूरी प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में आते हैं समय की शुरुआत से। हालांकि जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं, डिटेल में डिस्कस किए हैं। और उम्मीद करता हूं कि जो नोट्स आप लोगों को मैंने भेजे थे वो नोट्स भी आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे उतार लिए होंगे। बाकी थोड़ा बहुत जो रहता है वो आपके अध्यापक भी आपकी हेल्प करेंगे इसको करने में। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी ज़रूरी टॉपिक हैं उन सबको हम टच करें, और जितने भी उससे ज़रूरी प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे नोट्स मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी भेजे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो उन वीडियोज़ को आप ध्यान से देख के पॉज करके वो सारे प्रश्न आप एक बार फिर से अपनी कॉपीज़ के पे लिख सकते हो और अपने अध्यापकों से चेक करवा के। एक उसमें ऑस्ट्रोलोपिथिकस में एक जगह डेट गलत थी, 19 जुलाई 17 जुलाई 1959 जो मेरी और लुईस लिक्की ने ऑस्ट्रोलोपिथिकस की खोज की थी, तो उसको आपने सही करना है। बाकी आज का जो वीडियो है ये केवल इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी जरूरी प्रश्न जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उसके ऊपर एक बार फिर से फटाफट से थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन हम कर लें, थोड़ा सा रिवीजन टाइप में मैं करवा लूँ आपको। वैसे तो सारे के सारा जितना भी हमने क्वेश्चन उसमें किए हैं आपने सारे वो क्वेश्चन अपनी कॉपीज़ पे उतारने हैं और सारे याद करने हैं, लेकिन वो प्रश्न जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं वो भी आप लोगों को बताना ज़रूरी था। उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग इसको मतलब ऐसे ना ले कि सारे ही प्रश्न जो है वो वही प्रश्न आप याद करो जो मैं ज़रूरी करवा रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला कि सारे ही प्रश्न जो है वो ज़रूरी होते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको एक बार फिर से हम फटाफट से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी और पहला जो प्रश्न एग्जामिनेशन में भी बहुत बार आता है मानव उत्पत्ति से ऊपर है कि मानव उत्पत्ति के विकास में अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्राइमेट अस्तित्व में आया। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के समूह का उपसमूह था जिसमें बंदर, पूंछीन बंदर और मानव सम्मिलित थे। मतलब ये पहले मानव थे जो अस्तित्व में आए थे, प्राइमेट। और ये आज से 360 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। इनके जिस्म पर बाल होते थे, मतलब बाल जो थे पूरे जिस्म में इनके बाल होते थे, और इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था, छोटा था, और सोचने की क्षमता कम थी, बहुत कम ये सोचते थे। जो मस्तिष्क था इनका उसका आकार छोटा था। और इनके गर्भ में जो बच्चा था वो अपेक्षाकृत माँ के गर्भ में उस समय जो प्राइमेट मादा होती थी उसके गर्भ में जो बच्चा था वो लंबे समय तक रहता था। ठीक है, ये आज से 360 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। उसके बाद होमोनिड और होमोनाइड है, वो भी आप लोगों ने कर लेना है याद। प्राइमेट बहुत जरूरी प्रश्न है एग्जामिनेशन में आता है। वैसे होमोनिड और होमोनाइड भी आता है, वो भी आप लोगों ने कर लेना, क्योंकि वो भी प्राइमरी जो थे वो ह्यूमन बींग्स थे जो कि अस्तित्व में आए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ऑस्ट्रोलोपिथिकस जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, ये दो जो भाषाएं हमारी, यूनानी भाषा और लातिनी भाषा। लातिनी भाषा जो दक्षिणी अमेरिका में बोली जाती है और यूनानी भाषा जो यूनान में बोली जाती है, उनके दो शब्द है। ऑस्ट्रोल, ऑस्ट्रोल जो शब्द है वो लातिनी भाषा का शब्द है, और पिथिकस ये यूनानी भाषा का शब्द है। तो ऑस्ट्रोल जो लातिनी भाषा का शब्द है उसका अर्थ हुआ दक्षिणी, और पिथिकस जो यूनानी भाषा का शब्द हुआ उसका अर्थ हुआ बंदर। तो ऑस्ट्रोलोपिथिकस का अर्थ हुआ दक्षिणी बंदर। ये तंजानिया जो दक्षिणी अफ्रीका है वहाँ पे इसके ज़्यादा एविडेंसेस जो है वो पुरातत्वविदों को मिले हैं। और इस मानव की खोज जो है वो 17 जुलाई 1959 दो बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद थे, मेरी और लुईस लिक्की, उन्होंने की थी। मैंने पहले भी बोला कि अपनी जो पिछली वीडियो है हमारी उसमें आप ऑस्ट्रोलोपिथिकस को थोड़ा सा आपने जो है उसकी डेट उसमें हालांकि मैंने ठीक की है, लेकिन आप लोगों ने उसको फिर से ठीक कर लेना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रोलोपिथिकस की विशेषताओं की बात करें तो अभी तक की जितने भी मानव थे, चाहे वो प्राइमेट था, होमोनिड था या होमोनाइड था, उनमें सबसे ज़्यादा समझदार था। मस्तिष्क का आकार इसका बड़ा था, इसलिए सोचने की क्षमता भी अधिक थी। ये दो हाथों से जो है वो काम कर सकता था, दो पैरों पे चल सकता था, और जो बाल थे इनके जिस्म पे वो घट गए थे। मस्तिष्क का आकार बड़ा होने के कारण, सोचने की क्षमता अधिक होने के कारण इसने जो है औजार हथियार बनाना आरंभ कर दिया था, और शिकार करना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ऑस्ट्रोलोपिथिकस जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट आता है होमो। ये
मेरे ख्याल से आपकी पुस्तक का अभी तक जितना भी आप पढ़ोगे आगे 11 चैप्टर, उनमें सबसे आसान प्रश्न कि होमो से क्या अभिप्राय है। होमो लातिनी भाषा का शब्द है, ये भी लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मानव। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित है। इतना भी आप लिखोगे तो तब भी आपको 1.5 नंबर मिलेगा। 2 नंबर का प्रश्न अगर आता है कि होमो से क्या अभिप्राय है, तो आप लोगों का जो लिखने का तरीका है वो भी सही होना चाहिए कि किस तरीके से आप लिखते हो। और अगर इसकी बात करें इस मानव की, तो इसकी 3 प्रजाति अस्तित्व में आई। तीनों प्रश्न जो है वो एग्जामिनेशन में आते हैं, होमो हैबिलस, इरेक्टस और होमो सैपियंस, तीनों प्रजाति है। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि होमो की 3 प्रजाति के नाम लिखो, तो होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। और कई बार अलग अलग से जो होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं 3-3 नंबर के। तो हमें होमो हैबिलस जो है वो पहली प्रजाति थी होमो की, और इनको औजार बनाने वाला कहा जाता था। ये हथियार बनाना, औजार बनाना सीख गए थे। इरेक्टस के टाइम में थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुई क्योंकि उसके मस्तिष्क का आकार होमो हैबिलस की अपेक्षा अधिक बड़ा था, इसलिए सोचने की क्षमता भी कम थी। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजर मानव डेवलपमेंट में आया, मानव की उत्पत्ति के विकास में आया, वो था होमो सैपियंस, जिसे आधुनिक मानव कहा जाता है। या आप बोल सकते हो कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज होमो सैपियंस। ये बहुत ही समझदार था। अभी तक कि जितने भी मानव अस्तित्व में आए थे उनमें सबसे ज़्यादा समझदार था, क्योंकि इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था और सोचने की क्षमता अधिक थी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, इस मानव ने आग जलाना सीख लिया, पहिए की खोज कर ली, कृषि करना आरंभ कर दिया, शिकार में बहुत सारे हथियार औजार बनाना इन्होंने आरंभ कर दिए। तो ये हमारे पूर्वज भी माने जाते हैं होमो सैपियंस। तो ये तीनों प्रश्न जो एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है। अगला जो प्रश्न है, आग और पहिए का आदि मानव के जीवन पर में क्या महत्व है। अगर इस प्रश्न को आप लिखोगे तो अगर आप आजकल के दिनों में देखिए कि आग किस लिए महत्वपूर्ण है, तब भी आप 1-2 पॉइंट लिख लोगे कि एक तो हम खाना पकाते हैं, जो आग है उससे हम खाना पकाते हैं, ठंड से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आदि मानव भी आग के आविष्कार से पहले कच्चा मांस खाता था, कच्चा भोजन खाता था, लेकिन आग के आविष्कार के बाद उसने पका हुआ भोजन खाना आरंभ कर दिया। आग के आविष्कार ने आदि मानव जो है वो उससे बच सका, ठंड से बच सका। अपनी गुफाओं में जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे प्रकाश के रूप में उसको प्रयोग कर सका, और जंगली जानवरों से बचने के लिए भी उसने आग का प्रयोग किया। तो आग के आविष्कार ने मानव के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। नेक्स्ट है पहिए का महत्व। तो पहिए का महत्व हमने इसमें भी बात की। आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं कि एक साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ तक पहिए का महत्व हम समझ सकते हैं कि क्या है। तो उस समय आदि मानव ने सबसे पहला जो काम किया, उसने बैलगाड़ी बनाई जिसमें पहिए का प्रयोग हुआ, और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, या फिर अपने जो एक स्थान से आदमी जो मनुष्य थे वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करने लगे। और साथ में ही कपास काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा, और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक पर जो है वो पहिए का प्रयोग किया गया। तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ा, और बहुत विकास की ओर ये आग और पहिया मानव को ले गया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। हालांकि उसमें मैंने बड़े डिटेल में वीडियोज़ में ये लिखा है कि आदि मानव किन किन तरीकों से भोजन प्राप्त करता था, जिसमें सबसे पहले हमने किया संग्रहण, फिर किया हमने अपमार्जन। संग्रहण से क्या अभिप्राय है अगर हम बात करें, तो संग्रहण जो है वो कुल मिला के संग्रहण का अर्थ है फल फूल और जो पेड़ कंदमूल इत्यादि से भोजन प्राप्त करना। तो आदि मानव इसमें जो आदि मानव ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे इस कार्य को करते थे, क्योंकि जंगलों से वो फल फूल इत्यादि प्राप्त कर लेते। दूसरा जो महत्वपूर्ण तरीका था दैट इज अपमार्जन। अपमार्जन मतलब कि त्यागी हुई वस्तुओं से। जब कोई खूंखार जानवर जो जैसे शेर, जंगल का राजा बड़ा खूंखार होता था, वो बड़े जानवरों का भी कई बार शिकार कर लेता था, लेकिन होता क्या था कि वो थोड़ा बहुत उससे मांस खाता था, बाकी छोड़ देता था। तो आदि मानव क्या करते थे, उस बचे हुए जो जानवर थे उसको प्रयोग जो है भोजन के लिए करते थे। तीसरा शिकार करना। आदि मानव के भोजन प्राप्त करने का मुख्य तरीका था शिकार, क्योंकि अब महिलाएं और बच्चे तो संग्रहण से भोजन प्राप्त करते थे, लेकिन शिकार जो थे वो केवल आदि मानव जो मानव थे वो करते थे। और इसके लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजी से वो प्लानिंग करते थे। मान लो अगर बड़े जानवर का शिकार करना हो तो एक प्लानिंग के साथ हो जाते थे, 5-6 लोग, और बहुत सारे हथियारों और औजारों का प्रयोग वो करते थे। हथियार उस समय जो शिकार के लिए प्रयोग करते थे उसमें लकड़ी के होते थे, और साथ में पत्थरों के भी बहुत सारे हथियार वो प्रयोग करते थे।
ठीक है। छोटे मोटे जो शिकार जो है वो एक दो लोग भी मिलकर कर लेते थे। तो ये शिकार जो है आदि मानव के भोजन प्राप्त करने का मुख्य तरीका था। नेक्स्ट वन इज मछली पकड़ना। शिकार में स जो आ रहा है वो थोड़ा सा आपको पता है कि मंडी वालों की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं फोर्थ जो है मछली पकड़ना, जो हमने किया भी है उसमें कॉपीज पे आप लोगों ने लिख लेना है कि मछली पकड़ना भी आदि मानव के भोजन प्राप्त करने का एक तरीका था। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें आता है हमारा हादजा जन समूह। हालांकि मैंने पूरी वीडियो में एक पूरा का पूरा जो है वो नोट टाइप में भेज दिया है आपको, ऐसे टाइप में ही है। हालांकि उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि हादजा जन समूह से क्या अभिप्राय है। उसमें तो आप लिख लोगे कि हादजा जो है वो लेकियासी में रहने वाले लोग थे जो खाद्य संग्राहक थे, है ना। पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूखा पड़ने पर भी हादजा जन समूह के लोगों को जो है वो क्यों भोजन की कमी नहीं पड़ती। तो उसका मेन कारण क्या था? उसका मेन कारण ये था कि हादजा जन समूह के लोगों के पास कंदमूल, फल फूल इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके पास थे, और यही कारण था कि उन्हें कभी भी जो है वो भोजन की कमी नहीं पड़ती। नेक्स्ट था नवपाषाण काल की विशेषताएं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें मानव जीवन की, तो नवपाषाण काल जो कि न्यूलिथिकल फेज के नाम से जाना जाता है, उसमें आदि मानव या मानव जीवन जो विकास है बहुत ज़्यादा उसमें हुआ। आगर पहिए के अलावा अब मानव जी ने जो है कृषि करना आरंभ कर दिया। जो आगर पहिए की खोज के बाद कृषि करना आरंभ कर दिया। अब वो एक स्थान पर रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वो खेती करना जब स्टार्ट कर दिया, एक स्थान पर रहना उन्होंने, पशु पालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं में था। छोटे प्रश्नों की बात करें तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से एग्जामिनेशन में आते हैं। पृथ्वी का निर्माण कब और किस प्रकार हुआ, ये हमने किया हुआ कि 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पहले आग का गोला थी जब सूर्य से अलग हुई पृथ्वी, सूर्य का ही सारी पहले, फिर आग का गोला जब सूर्य से अलग हुई तो काफ़ी वर्षों तक ये आग का गोला रही, धीरे धीरे धधकती रही, और जब ये ठंडी हुई तो इसमें जो है वो स्ट्रक्चर अलग अलग बने। जो डीप पॉइंट थे वो वहाँ पे पानी भर गया, बाद में जब मौसम बारिश हुई तो वो समुद्र बन गया, महासागर बन गए, और जो अपर वाला पोर्शन था वो महाद्वीप बन गए। तो इस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ। नेक्स्ट जो है जीवाश्म, श है यहाँ पे स की जगह। जीवाश्म से क्या अभिप्राय? वे अत्यंत पेड़ पौधे और मानव के अवशेष जो पत्थर का रूप लेकर किसी चट्टान में समा जाते हैं और लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। तो वो होता क्या है मैं बताऊँ आपको कि जीवाश्म क्या होते हैं। मतलब वो अवशेष जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे है और बाद में भी बच सकते हैं। तो जैसे पेड़ है या पेड़ों के जो है बचे हुए अवशेष है, या मनुष्य की हड्डियां हैं, वो क्या होती है मिट्टी के साथ, रेत के साथ मिलकर जो है पत्थर बनते हैं। पत्थरों के बाद वो चट्टान में जो है वो समा जाते हैं, फिर वो वहाँ पे सुरक्षित रहते ही हैं जीवाश्म। तो ये प्रश्न भी 2 नंबर में बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट है कार्बन 14 विधि। ये भी बड़ा जरूरी प्रश्न है। कार्बन 14 विधि किसी वस्तु की आयु का पता लगाते हैं, एज का पता लगाते हैं। कार्बन जो जमी होती है उसके ऊपर जो पता लगाते हैं कि वो कार्बन कितनी वर्ष पुरानी है। ये एक आर्कोलॉजिकल जो टीम है रहती है पुरातत्वविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जो है वो एक विधि है। प्रजाति, जब नर और मादा मिलकर जो है किसी संतान को जन्म देते हैं उसे प्रजाति या स्पीसीज कहते हैं। ये 2 नंबर के प्रश्न है सारे। चार्ल्स डार्विन कौन था? इंग्लैंड का महान विद्वान जिसने पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, जिसमें वो मानव उत्पत्ति के बारे में बात की गई है। प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, ये दोनों मॉडल जो है इस बात का ये करते हैं कि मानव की उत्पत्ति कहाँ। एक बोलता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, और जबकि दूसरा बोलता है कि मानव की उत्पत्ति यूरोप, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीपों में हुई है। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर में है, जैसे लेजरेट गुफा है, जो है वो और गुफाएं हैं, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप लोगों को लिखाए हुए हैं या बुक में हैं वो आप लोगों ने सारे कर लेने हैं। लेकिन ये वीडियो मैंने बना दी कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को फ़ायदा देने वाली होगी। तो ये आपने जो है करते रहना है सारा, और जो भी नोट्स आप लोगों के दिए उनको लिखिए। और चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप अपने अध्यापकों के साथ जुड़ें व्हाट्सएप के माध्यम से भी, वो भी आप लोगों की बहुत सारी हेल्प इसमें करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।